हेलो, क्या हालचाल? बढ़िया है। देखिए, बहुत दिन के बाद मिले ना। मेरा क्लास एक सप्ताह नहीं हुआ था ना। पीछे जो है पिछला सप्ताह क्लास नहीं हुआ था। रंजन कुमार, हमको भी पता है आपको मैसेज करने का जरूरत ना है। एक दिन छोड़ एक दिन बिट्टू सर का तो क्लास होबे किया। बिट्टू सर का क्लास नहीं हुआ, सिर्फ 2 दिन हुआ था। और शनिवार को नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए। क्लास नहीं हुआ था। हाँ, नहीं हुआ था, हमको भी पता है नहीं हुआ था। आ जाइए, आगे कंटिन्यू रहेगा। अब कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो गया होगा, तब आपका क्लास नहीं हुआ था, और कोई बात नहीं है। तो जो है सभी विद्यार्थी से हम ये बात कह रहे हैं कि देखिए, पढ़ने के लिए आए हैं। क्या करने आए हैं बताइए? पढ़ने ही ना आए हैं। पढ़ने आए हैं तो पढ़िएगा ना कि गुंडागर्दी करिएगा? बताइए, पढ़िएगा ना, गुंडागर्दी तो नहीं करना है। तो अब जो है कुछ लोग पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो गुंडागर्दी करने के लिए ही आते हैं। तो एकदम हाथ जोड़ करके उन सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, जिसकी मानसिकता गुंडागर्दी करने की है वो हमारे क्लास में नहीं आए। आपको अगर बोला जाता है कि चलिए ऊपर चलिए, तो आप ऊपर चले जाइए, क्या दिक्कत है? हम वहां पे ऊपर में बैठे हुए हैं, कितनों मना कर रहा है, नहीं हम इधरे जाएंगे, नहीं हम इधरे जाएंगे। हम बोल दिए हैं कि नहीं ऊपर में बैठाइए। अब क्लासरूम में जब जगह है तो ऊपर में बैठिए ना। आप जगह नहीं होगा तब ना आप नीचे में बैठिएगा। जगह नहीं होगा तो और क्लासरूम में उसको ओपन करवा देंगे, उसमें आप बैठ जाइएगा। तो नहीं जबरदस्ती हम नीचे ये में बैठेंगे, हम इधरे जाएंगे, इधरे जाएंगे, इधरे जाएंगे। और ऊपर से स्टाफ कह रहा है नहीं जाइए, तब स्टाफ को आप मारने लगिएगा, स्टाफ का आप कॉलर पकड़ लीजिएगा। ये तो सही नहीं है। वो काम करता है तो इसका क्या मतलब कि उसको जो है आप कुछ भी कर दीजिएगा? ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है, समझ गए? जहां होता है वहां जाइए, आप कीजिए। हमारे यहां ये सब गुंडागर्दी नहीं चलेगा। आप बहुत बड़ा 30 मार्क खा है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, समझे? तो ये सब काम मत कीजिए, चीजों को मानिए, बातों को समझिए, समझे? और रिक्वेस्ट करते एकदम हाथ जोड़ करके, आपका पैरों हम पकड़ लेते हैं। गुंडागर्दी करना है मेरे पास मत आइए। अगर एक सब विद्यार्थी की तरफ पढ़ना है तो पढ़िए। फालतू का जो है आपके बैच में, पता नहीं जो शाम वाला बैच है ना, जिस रोज मूड खराब हुआ हम बैचे बंद कर देंगे, 7:30 से 9। इसी बैच में, यानी जितना उदंड है सब इसी बैच में है। बाद बाकी बैच में आते हैं तो सीधा आकर के पढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। इस बैच में बताइए कोई ऐसा दिन होगा जिस रोज हमको 2-4-5 मिनट फालतू बात ना बोलना पड़ा हो? कभी नहीं ऐसा हुआ होगा। तो जितना उदंड है सब इसी बैच में है। नहीं मानिएगा तो एक ना एक रोज हम बंद कर देंगे बैच, समझे? तो एकदम रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ के, कि ऐसा मत कीजिए, हमको पढ़ाने दीजिए, पढ़ाने के लिए आए। और देखिए, बेवजह स्टाफ के साथ जो है उसका कॉलर पकड़ लिया स्टूडेंट, हम देखे, मारे उसको 2-4 हम दिए विद्यार्थी को, समझे? तो फिर मूड खराब न हो जाता है जी। देखिए, आप पे हम नहीं हाथ चलाना चाहते हैं। आप अगर नहीं पढ़ के आए हैं तब हाथ चलाने में कोई हर्ज नहीं। अब इन सब चीजों को लेकर के हमको बीच में इंटरफेयर करना पड़ा, हमको मारना पड़ा आपको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। और क्या, और कुछ नहीं कहेंगे। बाद बाकी जिसको मारे हैं आज, वो हमसे मिल करके जाइएगा। उसके पास कार्ड भी नहीं था, ऊपर से वो फोन लगाने लगा। ठीक है, फोन भी लगाने लगा, समझे। अरे फोन लगाइए, बताइए। जो एक तो जो हमारे प्रतिद्वंदी है वो तो हमको डिस्टर्ब करने में हाइए है, और आप लोग का भी कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, आप लोग भी वही कीजिएगा तो बेचे बंद कर देते हैं। सबसे ज्यादा उदंडपना इसी बैच में होता है, बैच बंद कर देते हैं, काम खत्म। तो जिसको मारे हैं, एक तो ऐसे ही मारे तो मूड खराब हो गया। जिसको मारे हैं वो हमसे मिल के जाइएगा, समझे। हम आपको मारेंगे नहीं, आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको मारेंगे, नहीं मारेंगे नहीं, समझाएंगे हम आपको। अब आपके लिए तो पूरे क्लास डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, तो आप 5 से 10 मिनट हमसे मिल के जाइएगा। और रिक्वेस्ट है आपसे कि पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़िए, फालतू के चक्कर में मत पड़िए। आप फोन करेंगे, 2 4 लड़का आएगा, इधर उधर करेगा, आप भी टेंशन में, स्टाफ भी टेंशन में, हम भी टेंशन में। तो फालतू का, ये सब फालतू का टेंशन है, समझिए। ये सब फालतू का टेंशन है, फालतू का टेंशन है। और जानते हैं, देखिए, असामाजिक तत्व मारपीट किया, ठीक है। आपके बैच का हमारे भाई के साथ जो मारपीट हुआ है, आपको मालूम होगा, हमारा अपना भाई था। हम वीडियो भी डाले हैं यूट्यूब पे, आप देखिएगा। इसी वजह से क्लास नहीं हुआ था पिछला सप्ताह। इस बैच का एक लड़का है, इस बैच का भी एक लड़का है, 1 से 2 लड़का इस बैच का है। ऐसे तो अब वो इस बैच में नहीं आएगा पढ़ने के लिए, वो अब अबे नहीं करेगा पढ़ने के लिए मेरे पास। लेकिन जिस रोज मेरा नजर पड़ गया उस पर, जिस रोज हमको वो मिल गया, उस रोज उसका क्या होगा ना हमको मालूम है ना उसको मालूम है। साला तुम पढ़ के, हमसे पढ़ के मेरे भाई के साथ साला तुम मारपीट किया है। तुम्हारा इतना औकात, तुमको यही पढ़ाए हैं, तुमको तुम्हारा माँ बाप यही पढ़ाया है, माँ बाप यही संस्कार दिया है। इसी बैच का 2 लड़का है, इस बैच का भी 2 लड़का है। असामाजिक तत्व तो है ही, लेकिन इस बैच का भी 2 लड़का है, हमको मालूम है। 30 लड़का था, 30 का सब चीज पता कर लिए। मारने में 30 लड़का था, 30 का सब चीज पता कर लिए, समझ गए। तो इस बैच का भी 2 लड़का था। वो नजर आ जाए ना हमको, तब उसको दिखा देते हैं, समझे। तो एकदम, यानी देखिए, एक तो अपने क्षमता, अपने औकात पर उड़िए ना, दूसरे को फोन लगा देते हैं, दूसरे के कंधा पर रखकर बंदूक चलाते हैं। ये आपका क्या औकात है? आप कायर हैं, निकम्मा है। आपसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं है। ऐसा अस्तित्व अपना बनाइए ना कि खुद लड़ सके, वो ऐसा नहीं। तो अब फोन लगाएगा, 5 को बुलाएगा। तुमसे कायर इस पृथ्वी पर कोई नहीं पैदा हुआ है जो दूसरे के इशारे पर चलता है। आइए अब पढ़ते हैं। कितना सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा लिए, किसी बैच में कोई नॉनसेंस वाली घटना नहीं हुई। लेकिन इस बैच में एकदम डेली कुछ ना कुछ तो होबे करता है, डेली कुछ ना कुछ होता है, समझ गए। ज्योग्राफी खत्म कर देते, बैचे बंद कर देंगे, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 8 बजे से पढ़ा रहे हैं, किसी बैच में कुछ नहीं। शांति किसको प्रिय नहीं होता? हर किसी को शांति प्रिय होता है, समझ गए। अशांति किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करे। चलिए, आ जाइए। अब देखिए,
जो विद्यार्थी इस बैच का मारपीट, वो विद्यार्थी है? विद्यार्थी ना है, कोई विद्यार्थी ना है, और उसको नौकरी हो जाएगा। मेरा श्राप है उसको, श्राप। एक मास्टर श्राप दे रहा है उसको। मास्टर कभी किसी को श्राप नहीं देता है, हम उसको श्राप दे रहे, उसको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसको, कुछ नहीं। अगर कुछ हो गया तो मेरे नाम से वो कुत्ता पाल लेगा, समझ, कुछ नहीं होगा उसको। मेरा श्राप है, एकदम अंतर आत्मा से श्राप है मेरा उसको। भीख नहीं मांगे ना तो फिर मेरा नाम रोशन आनंद नहीं, समझ गए? चलिए, तो जहां तक हमें याद है, हम एक टीचर अगर किसी को बनाता है ना तो किसी को बिगाड़ भी सकता है। टीचर के हाथ में, टीचर से बड़ा विध्वंस, टीचर से बड़ा विनाश करता कोई नहीं होता है समाज में। टीचर अगर बनाना चाहे ना तो वो बना भी सकता है, और बिगाड़ना चाहे ना तो वो बिगाड़ भी सकता है। हम बोल रहे हैं उसको कुछ नहीं होगा। अरे आपको क्या हुआ है? है क्या? आपको क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है इसको? क्या हुआ है? क्या हुआ है जी? जाने दीजिए इसको, पेशाब लग गया है जी। जाइए जाइए, आराम से कीजिए। तो ये सब चीज रोका थोड़े जाता है, तो वो तो लगा है तो जाइए ना, क्या दिक्कत इसमें? शर्माना क्या है? अरे लगा है, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अब आप समझे, आगे आ जाइए। आगे आ जाइए। देखिए, हम लोग देख रहे थे कृषि और पशुपालन, इसी को ना देख रहे थे, कृषि और पशुपालन। तो देखिए, 2-3 बात की चर्चा किए थे। देखिए, और ये जो चैप्टर है ना, भारत का कृषि और पशुपालन, देखिए ये चैप्टर आपको जो है ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, बायोलॉजी में भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है। इसलिए इस चैप्टर से हमेशा प्रश्न आता है। ऐसे आपको सिर्फ ज्योग्राफी में ही पढ़ना है, बायोलॉजी में हमको लगता है बिट्टू सर नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाए होंगे, और इकोनॉमिक्स में भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी में ही पढ़ना है। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, पहले भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं। और जो है आपको हम बताए हुए थे कि जो है आपको फसल कितने प्रकार के होते हैं, रबी खरीफ जायद हो गया। फिर जो है हम आपको बताए हुए थे कि जो है कृषि पद्धति, जैसे कि आपको जो है स्थानांतरित कृषि हो गया, जैविक कृषि हो गया, गहन कृषि हो गया, ये सब बात बताए हुए थे। और साथ ही साथ अगर स्थानांतरित कृषि की बात करें तो स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज है, ये सब बात बताए हुए थे। अब जो है हमको जानना है भारत के प्रमुख फसल, भारत के प्रमुख फसल, जैसे चावल को जानना है, जैसे गेहूं को जानना है, जूट को जानना है, कपास को जानना है, रेशम को जानना है, समझ गए, चाय को जानना है, कहवा को जानना है, इन सभी चीजों को जो है जानना है। तो अब आप नीचे से हेडिंग मारिए, भारत के प्रमुख फसल, भारत के प्रमुख फसल, भारत के प्रमुख फसल, भारत के प्रमुख फसल। भारत के प्रमुख फसल, भारत के प्रमुख फसल, फसल, फसल। देखिए, समझिएगा, भारत के प्रमुख फसल में
सबसे पहले आप जानिए चावल को। किसको जानिए? चावल। क्योंकि भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल चावल ही है और भारत के अधिकतर भूभाग पर चावल ही उगाया जाता है। तो आप नीचे से हेडिंग मारिए चावल। चावल कॉस्ट में राइस, चावल कॉस्ट में राइस, RICE राइस, कॉस्ट में राइस। चलिए अब समझिएगा, आप चीजों को समझते जाइएगा, साथ ही साथ हम आपको लिखाते जाएंगे, ठीक है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जो चावल है, चावल का रासायनिक नाम, रासायनिक नहीं, वैज्ञानिक नाम, सॉरी वैज्ञानिक नाम। आप लोग दिमाग सही रहने दीजिएगा तभी ना बढ़िया से पढ़ा भी पाएंगे, समझे? पता नहीं इस वेद से अब नफरत होने लगा है हमको, समझे? सब चीज आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब आप विद्यार्थी के ऊपर डिपेंडेंट है। चावल, चावल का वैज्ञानिक नाम ओरियाजा सेटिवा है। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरियाजा सेटिवा। चावल का वैज्ञानिक नाम है ORYAZA सेटिवा, SATIVA, ओरियाजा सेटिवा। चावल की अगर बात करें तो यह एक प्रकार का खरीफ फसल है। यह एक प्रकार का खरीफ फसल है। खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। और भारत तथा विश्व के उन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन ज्यादा होता है जहां की जलवायु उष्ण कटिबंधीय प्रकार की होती है। जहां की जलवायु उष्ण कटिबंधीय प्रकार की होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि चावल एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली फसल है। चावल एक उष्ण कटिबंधीय चावल एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली फसल है। चावल एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली फसल है। और देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसको कहा जाता है? जहां का तापमान अधिक हो, जहां का तापमान अधिक हो उसी को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास तापमान क्या होता है? अधिक होता है। तापमान क्या होता है? अधिक होता है। तो चावल एक खरीफ फसल है तथा चावल एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली फसल है। चावल के उत्पादन के लिए जो सबसे बेहतर मिट्टी मानी जाती है वह जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। और आप मिट्टी के विषय में पढ़े हैं ना? भारत में सबसे ज्यादा कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यही कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। इसके बाद चावल के फसल के लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए, तापमान जो होना चाहिए, तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। या नोट में अगर आप देखेंगे तो हम दिए हुए हैं 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस।
वो भी सही है, जो बता रहे हैं वो भी सही है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आप मत पड़िएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र नोट भी लेते हैं, तो नोट में 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चावल की खेती के लिए तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। और देखिए, चावल की खेती के लिए जो वर्षा होनी चाहिए, अगर वर्षा की हम बात करें तो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होनी चाहिए। अब देखिए, आप थोड़ा सोचिएगा, चावल कब बोया जाता है जानते हैं? जून जुलाई में। अभी जून का माह है ना जी, अगला माह जुलाई का होगा ना जी। तो अभी टेम्परेचर बताइए 40 प्लस डिग्री है या ना है? आए तो चावल की खेती के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, एकदम से होती है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। और मानसून का आना है, मानसून का आना मतलब वर्षा का होना है। वर्षा जून में ना प्रारंभ होता है, जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होता है जी। तो चावल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, चावल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जानते हैं, गेहूं को अगर 2 बार पटवन चाहिए तो चावल को 3 बार पटवन चाहिए। दूसरी बात, गेहूं की जब बुआई होती है तो क्या खेत में पानी डाला जाता है? नहीं, नहीं, नहीं डाला जाता है। खेत को सिर्फ जोता जाता है, खेत को जोत करके देखा जाता है कि खेत में नमी है या नहीं है। अगर देख लिया जाता खेत में नमी है, फिर गेहूं जो है, गेहूं की बुआई कर दी जाती है, खेत में गेहूं उग जाता है। जैसे थोड़ा बड़ा होता है तब उसमें पानी पड़ता है, और फिर जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तब उसमें पानी पड़ता है। सामान्य तौर पर गेहूं में 2 पटवन होता है, 2 पटवन लगता है। लेकिन चावल की जो खेती की जाती है तो आप देखेंगे खेत में पानी लगा रहता है, पानी लगा रहता है, खेत में पानी लगा रहता है। उसमें धान की जो है, धान की रोपनी होती है, रोपनी होती है, धान की रोपनी होती है पानी लगे हुए एरिया में। और फिर जो है कुछ दिन के बाद फिर से पानी चाहिए, फिर से पानी चाहिए। यानी धान को पानी की अधिक आवश्यकता होती है गेहूं के तुलना में। अगर गेहूं के तुलना में देखें तो गेहूं के तुलना में चावल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो ये चीज है। और धान के लिए चाहिए पानी 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। अब चावल हम लोग भोजन में ग्रहण करते हैं। देखिए, अगर मानव की बात करेंगे ना, तो मानव को जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता होती है वह होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, मानव को जीवित रहने के लिए जिस चीज की आवश्यकता सबसे अधिक होती है वह होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है। और चावल में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो मानव को सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है चावल से। चावल से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अब देखिए, जो चावल होता है, चावल से कई सारे विटामिन की भी हमें प्राप्ति होती है। अब चावल ऐसा होने लगा जिसमें विटामिन ए की कमी देखने को मिलने लगी। तो वैसे चावल जिसमें विटामिन ए की कमी देखने को मिलने लगी, चावल में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग के चावल का विकास किया गया, जिसे गोल्डन राइस कहा गया, जिसे गोल्डन राइस कहा गया। और जो गोल्डन राइस है ना,
वह विटामिन ए से प्रचुर होता है, विटामिन ए से प्रचुर होता है। तो आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन या निम्न में से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन राइस में, गोल्डन राइस एक प्रकार का राइस ही होता है, एक प्रकार का चावल ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता, बल्कि वो एक प्रकार का चावल ही होता है। और वह चावल जो है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत माना जाता है। और वह चावल पीले रंग का होता है। कौन रंग का? पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। और देखिए, आप देखते होंगे मार्केट में कुछ चावल, देखिए अगर आप किसान के बाल बच्चे हैं और आपके यहां गेहूं धान ये सब खूब उपजता है, आप अपने घर से ला करके खाइए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं उपजता है तो आप मार्केट का खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको घर में उपजता है तो आप वो लेकर के खाइए, आपके हेल्थ के लिए बेहतर होगा, भले उसमें स्वाद हो या ना हो। समझ गए? स्वाद तो रहबे करता है, ऐसा नहीं है कि स्वाद नहीं रहता है। अब ये नहीं कि दिखाने में कि हम मार्केट का चावल खाएंगे, 7 स्टार खाएंगे, नहीं, ऐसा काम आप मत कीजिए। अरे क्या होगा, एक महीना में एक बार धो करके लाना है, पूरे महीना तो खाना है ना जी। स्वास्थ्य के लिए घर का चावल ही बेहतर होता है, मार्केट का नहीं। अब देखिएगा, मार्केट में जैसे मुसल्लफपुर हाट में आप जाइएगा तो चावल सब आपको देखने को मिलेगा। चावल में देखें, अधिकतर चावल में पॉलिश मारा हुआ मिलेगा, पॉलिश अधिकतर चावल में। तो जो जिस चावल में पॉलिश होता है ना, उसमें विटामिन B1 की कमी होती है। अगर चावल में पॉलिश लगा हुआ है, मतलब उस चावल में विटामिन B1 की कमी है, मतलब विटामिन B1 नहीं है उस चावल में, विटामिन B1 नहीं है उस चावल में। और दूसरी बात, जब आप चावल बनाते हैं तो उसको कुकर में ले करके पानी से धोते हैं कि नहीं धोते हैं? 2 पानी से, 3 पानी से, 4 पानी से, 5 पानी से धोते हैं। तो चावल को ज्यादा धोना भी नहीं चाहिए, 2 पानी बहुत हो गया, 2 पानी से धोइए, बहुत हो गया। चावल को अधिक धोने से, चावल को पानी में अधिक धोने से उसका विटामिन B1 खत्म हो जाता है, विटामिन B1 खत्म हो जाता है। और जो विटामिन B1 होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, विटामिन B1 के कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो पॉलिश युक्त चावल में विटामिन B1 की कमी होती है। चावल को अधिक धोने से उसका विटामिन B1 खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो है इन चीजों से आप बचिए, घर से चावल लाइए, मजे में खाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, चावल, चावल की अगर बात करें तो चावल का उत्पादन लगभग पूरे भारतवर्ष में होता है, लगभग पूरे भारतवर्ष में होता है। लेकिन भारत का 2 राज्य ऐसा है जहां पर सालों भर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक या दिसंबर से लेकर जनवरी तक चावले उत्पादन होता है। एगो है पश्चिम बंगाल, एगो है तमिलनाडु। भारत के ये दोनों राज्य ऐसे होते हैं जहां पर रबी का मौसम हो, खरीफ का मौसम हो, जायद का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, यहां पर हमेशा चावल ही उगाया जाता है, चावल ही उगाया जाता है। और पश्चिम बंगाल पूरे भारत के भीतर, अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत के भीतर सबसे ज्यादा चावल उत्पादित करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है, सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य ही करता है। ठीक है। वही वैश्विक स्तर पर अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है तो चीन करता है। कौन करता है? चीन, चीन करता है। भारत का स्थान दूसरा है और भारत में पहला स्थान है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का माछ भात नामी है ना जी। हाँ, पश्चिम बंगाल का माछ भात नामी है, यानी चावल
और मछली, चावल और मछली जो है आपको नामी है। अब देखिएगा, चावल के कई सारे किस्म हैं, चावल के कई सारे किस्म हैं। जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, बाली सुगंधा, माही सुगंधा, ये सब चावल का किस्म है, चावल का किस्म है, समझिएगा। जैसे आम, आम समझते, अभी आम का मौसम है ना हो, जैसे आम है तो मालदह है, बम्बई है, श्रीधन है, लंगड़ा है, तो हाँ किशुनभोग है, गुलाब खास है, अल्फांसो है, इत्यादि इत्यादि। जैसे ये सब आम का किस्म है ना हो, यानी सब है आम लेकिन अलग अलग किस्म है। और आम का राजा मालदह ना जी, आम का राजा मालदह जो कि सबसे ज्यादा लोग खाते भी हैं, समझिएगा। आप लोग भी तो अभी खा ही रहे होंगे, समझिएगा। और आम गर्म होता है, इसलिए आम को पानी में दे करके 2-4 घंटा पानी में रख करके खाइए, ताकि उसका गर्मी जो है निकल जाए, बेहतर होगा आपके हेल्थ के लिए। अब उसी प्रकार से चावल के ये सब किस्म है, जया, कृष्णा, कावेरी, पद्मा, इसके बाद जो है बाली सुगंधा, माही सुगंधा, ये सब चावल का किस्म है। फिर चावल में कई सारे रोग होते हैं, लेकिन चावल में होने वाले रोगों में एक सबसे प्रमुख रोग है खेड़ा रोग। कौन सा रोग है? खेड़ा रोग। जैसे आप मानव हैं तो मानव को बुखार लगता है, पेट दर्द होता है, माथा दर्द होता है, किडनी खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, ये सब मानव का रोग है। कैंसर हो जाता है, फलना चिलना ढेकना हो जाता है। उसी प्रकार से जो है चावल में कई सारे रोग लगते हैं, लेकिन उसमें चावल में होने वाला सबसे प्रमुख रोग है खेड़ा रोग। कौन रोग है? खेड़ा रोग। और जो वैश्विक स्तर पर चावल अनुसंधान संस्थान है, चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में, फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला, यहां पर है मनीला, फिलीपींस यहां पर है, यहां पर है फिलीपींस, ये है फिलीपींस, समझिए फिलीपींस है। तो वैश्विक स्तर पर यानी विश्व चावल अनुसंधान संस्थान की अगर हम लोग बात करें तो विश्व चावल अनुसंधान संस्थान जो है आपको फिलीपींस में है। वही भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वह है आपको ओडिशा के कटक में, ओडिशा के कटक में। और देखिए हाल फिलहाल में 2018 ईस्वी की बात हम कर रहे हैं, 2018 ईस्वी। अगर वर्ष 2018 की करें तो विश्व चावल अनुसंधान संस्थान ने, विश्व चावल अनुसंधान संस्थान ने, विश्व चावल अनुसंधान संस्थान ने दक्षिणी एशिया में अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। और विश्व चावल अनुसंधान संस्थान ने दक्षिणी एशिया में जो अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है वह उत्तर प्रदेश के बनारस में खोला है, या उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खोला है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है, मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है। तो वहां पर जो है विश्व चावल अनुसंधान संस्थान ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। क्लियर है ये बात? तो यहां तक जो है चीजों को आप लिखिए पहले, फिर आगे बताएंगे और लिखाएंगे। लिखिए, लिखिएगा चावल, चावल लिखिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम ओरियाजा सेटिभा है। इसका वैज्ञानिक नाम ओरियाजा सेटिभा है। इसका वैज्ञानिक नाम ओरियाजा सेटिभा है। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। यह एक प्रकार का खरीफ, यह एक प्रकार का खरीफ, यह एक प्रकार का खरीफ और उष्णकटिबंधीय
यह एक प्रकार का खरीफ और उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला फसल है। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला फसल है। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला फसल है। इस फसल के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। इस फसल के लिए तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। इस फसल के लिए तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। हाँ, पॉइंट वाइज लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के दो राज्य एक नंबर में, भारत के दो राज्य एक नंबर में पश्चिम बंगाल। भारत के दो राज्य एक नंबर में पश्चिम बंगाल, 2 नंबर में तमिलनाडु। भारत के दो राज्य एक नंबर में पश्चिम बंगाल, 2 नंबर में तमिलनाडु। ऐसे हैं जहां सालों भर चावल की खेती की जाती है। जहां सालों भर चावल की खेती की जाती है। जहां सालों भर चावल की खेती की जाती है। जहां सालों भर चावल की खेती की जाती है। जहां सालों भर चावल की खेती की जाती है। अब नीचे से लिखिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ओस कॉस्ट में शरदकालीन अमन कॉस्ट में शीतकालीन कॉमा बोरो कॉस्ट में ग्रीष्मकालीन कॉस्ट बंद। लिखिए ओस कॉस्ट में शरदकालीन कॉमा ओस कॉस्ट में शरदकालीन कॉमा अमन कॉस्ट में शीतकालीन कॉमा बोरो कॉस्ट में ग्रीष्मकालीन ओ समन बोरो। उसी में ये तीनों चावल के किस्म है। उसी में ये तीनों चावल के किस्म है। ये तीनों चावल के किस्म है जो
ये तीनों चावल के किस्म है जो 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 पश्चिम बंगाल राज्य में उगाया जाता है, जो पश्चिम बंगाल राज्य में उगाया जाता है। ये तीनों चावल के किस्म है जो पश्चिम बंगाल राज्य में उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है। वहीं विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य, वहीं विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला देश, वहीं विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला देश, वहीं विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला देश, वहीं विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला देश, चावल का उत्पादन करने वाला देश चीन है। नेक्स्ट, विश्व चावल अनुसंधान संस्थान विश्व चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। विश्व चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। विश्व चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। विश्व चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक में स्थित है। ओडिशा के कटक में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक में स्थित है। ओडिशा के कटक में स्थित है। फुल स्टॉप। ओडिशा के कटक में स्थित है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, विश्व चावल अनुसंधान संस्थान ने, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व चावल अनुसंधान संस्थान ने, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व चावल अनुसंधान संस्थान ने 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 दक्षिण एशिया का अपना क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण एशिया का अपना क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण एशिया का अपना क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण एशिया का अपना क्षेत्रीय कार्यालय
दक्षिण एशिया का अपना क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिण एशिया का अपना क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में, एक मिनट, क्षेत्रीय कार्यालय 2018 ईस्वी में, 2018 ईस्वी में, 2018 ईस्वी में वाराणसी में खोला, 2018 ईस्वी में वाराणसी में खोला। नीचे से लिखिएगा, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, बीटा कैरोटीन युक्त, लिख देते हैं, चिंता नहीं करना है, बीटा कैरोटीन युक्त बीटा कैरोटीन युक्त, बीटा कैरोटीन युक्त, बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग के चावल, गोल्डन राइस, बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग का चावल, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग का चावल, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, 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 फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन ए की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विटामिन बी1, सॉरी ए बोल दिए थे, नहीं विटामिन बी1, सॉरी सॉरी सॉरी, विटामिन, नीचे से लिखिएगा, पॉलिश किए हुए चावल में, पॉलिश किए हुए चावल में, पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी1 की कमी होती है, पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी1 की कमी होती है, पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी1 की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, चावल को ज्यादा पानी में धोने से, चावल को ज्यादा पानी में धोने से चावल को ज्यादा पानी में धोने से, चावल को ज्यादा पानी में धोने से विटामिन बी1 खत्म हो जाता है, विटामिन बी1 खत्म हो जाता है, विटामिन बी1 खत्म हो जाता है। नीचे से लिखिएगा, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत में कृषि निदेशालय द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कृषि निदेशालय द्वारा, भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित, भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित, भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित, विकसित प्रथम, विकसित प्रथम बौनी किस्म का चावल जया है,
भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित प्रथम बौनी बौनी किस्म का चावल जया है। जया को इन्वर्टेड कोमा में बंद कर लीजिएगा। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित प्रथम बौनी किस्म का चावल जया है। नेक्स्ट पॉइंट, धान में होने वाला प्रमुख रोग खेरा रोग है। धान में होने वाला प्रमुख रोग खेरा रोग है। धान में होने वाला प्रमुख रोग खेरा रोग है। धान में होने वाला प्रमुख रोग खेरा रोग है। धान में होने वाला प्रमुख रोग खेरा रोग है। धान में होने वाला प्रमुख रोग खेरा रोग है। नेक्स्ट पॉइंट, कृष्णा कावेरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कृष्णा कोमा कावेरी। कृष्णा कावेरी पद्मा जया माही सुगंधा बाली सुगंधा इत्यादि। बाली सुगंधा इत्यादि चावल का प्रमुख किस्म है। इत्यादि चावल का प्रमुख किस्म है। इत्यादि चावल का प्रमुख किस्म है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, IR20 अधिक उपज देने वाली। IR20 अधिक उपज देने वाली। IR20 अधिक उपज देने वाली चावल की किस्म है। IR20 अधिक उपज देने वाली चावल की किस्म है। IR20 अधिक उपज देने वाली चावल की किस्म है। फुल स्टॉप। और कुछ छूटा है? चावल का किस्म जैसे जया पद्मा कृष्णा कावेरी है ना, वैसे ही है। ठीक है। नीचे से एक पॉइंट और, भारत में सबसे अधिक भूभाग पर चावल की खेती ही की जाती है। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर चावल की खेती ही की जाती है। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर चावल की खेती ही की जाती है। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर चावल की खेती ही की जाती है। चलिए हो गया। अब एक बार चाहते हैं हम कि आप इसको पढ़े, फिर याद करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी पढ़िए, 1 मिनट में पढ़िए इसको। पढ़िए जल्दी, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं।
बाप रे। पढ़ लिए? आइए तो बताइए तो, दीजिए तो कॉपी हीरो, लिखे ना पूरा। क्वेश्चन बोलेंगे, याद करते जाइएगा। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या? और याजा, चावल का वैज्ञानिक नाम। अच्छा, चावल कौन जलवायु की फसल है? उष्ण कटिबंध। चावल कौन जलवायु की फसल है? चावल के लिए कौन मिट्टी? जलोढ़। कौन मिट्टी? कौन मिट्टी? तापमान 25 से, तापमान वर्षा 100 से। भारत के कौन से दो राज्य ऐसे हैं जहां पर सालों भर चावल उगता है? आए, पश्चिम बंगाल और अमन ओस बोरो। कहां उगने वाली चावल की किस्म है? पश्चिम अमन ओस बोरो कहां उगने वाली चावल की किस्म? कहां? पश्चिम बंगाल ना जी। अच्छा एक बात बताइए, ओस कौन काल में? ओस, अमन, बोरो, याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, लेकिन पूछता है इसलिए एक बार फिर से। ओस कौन काल? ओस, अमन, बोरो। आए, भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन राज्य करता? पश्चिम। विश्व में? चीन। विश्व में? विश्व चावल अनुसंधान संस्थान कहां है? मनीला में। कहां है? विश्व चावल अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। कहां है? कटक। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अच्छा, विश्व चावल अनुसंधान संस्थान ने दक्षिण एशिया का पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहां खोला है? कहां खोला है? कहां खोला है? अच्छा, कौन चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता? गोल्डन राइस। बिहार एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए? गोल्डन। अच्छा, गोल्डन राइस किस कलर का होता है? पीला। कौन कलर का? कौन कलर का? पॉलिश किए हुए चावल में कौन विटामिन? कौन विटामिन? बी। चावल को ज्यादा पानी में धोने से कौन विटामिन नष्ट हो जाता? कौन विटामिन? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता? कौन सा रोग? बेरी ना। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग? भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित किया गया प्रथम बौनी किस्म का चावल जाया कौन है? भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित किया गया प्रथम बौनी किस्म का चावल। आगे बताइएगा, धान में होने वाला प्रमुख रोग। धान में होने वाला प्रमुख रोग कृष्णा, कावेरी, पद्मा, जया, माही, सुगंधा, बाली सुगंधा किसका किस्म है? किसका? चावल की अधिक उपज देने वाली किस्म। चावल की अधिक उपज देने वाली किस्म IR। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन क्या लिखे हैं? ये लिखा है भूवाक। बहुत गलती लिखते हैं जिनका भी कॉपी है। काहे कि देखिए, आप माही सुगंधा को माई सुगंधा लिखे हैं, बाली सुगंधा को पाली सुगंधा लिखे हैं। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर कौन सा फसल उगाए? कौन सा फसल? चलिए अब आगे आप हेडिंग मारिएगा गेहूं। गेहूं। आइए गेहूं सुनिए, अब समझिए, अल्लाह मत कीजिए। गेहूं देखिए, है क्या हुआ? वो लड़की काहे सो रही है?
सो रहे हैं जी? सुनिए, गेहूं, अगर बात हम लोग गेहूं की करें तो गेहूं यानी अंग्रेजी में व्हीट, WHEAT, इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। और देखिए जो गेहूं है, गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। जो गेहूं है, गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर ना तो अधिक ठंडा और ना तो अधिक गर्मी। उन क्षेत्रों में ही शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है जहां ना तो अधिक ठंडा ना तो अधिक गर्मी। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का जो तापमान होता है वो मान करके चलिए आप, वहां का तापमान होता है आपको 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में वहां का तापमान होता है। 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में वहां का तापमान होता है। और जानते हैं गेहूं के उत्पादन के लिए तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ही होना भी चाहिए। गेहूं के उत्पादन के लिए तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। देखिए, गेहूं की बुआई होती है पहले, फिर गेहूं वृद्धि करता है, फिर उसकी कटाई होती है। गेहूं की जब बुआई होती है तो अगर बात बुआई की करें तो गेहूं की बुआई के समय उसका तापमान होना चाहिए, गेहूं का जब बुआई होता है उस समय तापमान होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस। गेहूं जब वृद्धि करता है तो गेहूं के वृद्धि करने के समय तापमान होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। और गेहूं जब काटा जाता है, गेहूं की जब कटाई होती है तो उस समय तापमान होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होता है। इसी कारण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन काफी अच्छा खासा होता है। समझिएगा, काफी अच्छा खासा गेहूं का जो है आपको उत्पादन होता है। अब गेहूं के उत्पादन के लिए वर्षा की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा की अगर हम लोग बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए। 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए। और गेहूं के खेती के लिए जो मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी या चारनोजम मिट्टी चाहिए। गेहूं की खेती के लिए जो सबसे आदर्श मिट्टी मानी जाती है वह दोमट और चारनोजम, दोमट और चारनोजम मिट्टी मानी जाती है। चारनोजम मिट्टी मानी जाती है, दोमट और चारनोजम मिट्टी मानी जाती है गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त। अगर बात भारत की करें कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन राज्य करता है, तो भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और वैश्विक स्तर पर गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन। एक प्रश्न यहां से आप सबसे है, और यह बात हम आपको बताए भी हैं, हरित क्रांति आने का सबसे ज्यादा प्रभाव कौन फसल पर आए? अच्छा, एक प्रश्न और, हरित क्रांति के आने से किस फसल के उत्पादन में कमी दर्ज की गई? मोटे
और वृद्धि दर्ज की गई गेहूं और चावल, और सबसे ज्यादा वृद्धि गेहूं, याद तो रखे हुए हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामी। अच्छा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में नीली क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी। हीरालाल, क्लियर है ना? हाँ, याद तो है, ये है आप लोग को। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद गेहूं में भी कई सारा रोग होता है, लेकिन गेहूं में होने वाला प्रमुख रोग है करनाल बंट रोग, रस्ट रोग। समझिए, रस्ट रोग, करनाल बंट रोग, करनाल बंट रोग, ये सब रोग है। जैसे मानव शरीर में टीबी, मानव को टीबी हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है, उसी प्रकार से गेहूं में होने वाले रोग का नाम है करनाल बंट रोग, रस्ट रोग। करनाल बंट रोग, रस्ट रोग, ये गेहूं में होने वाला रोग है। किस में होने वाला रोग है? गेहूं में होने वाला रोग है ये। और गेहूं का जो प्रमुख किस्म है जिसका उत्पादन किया जाता है, सोनालिका, कल्याण सोना, अर्जुन, राज 3077, ये सब गेहूं का किस्म है। ये सब क्या है? गेहूं का किस्म है, गेहूं का किस्म है। क्लियर है? अब देखिएगा, यूक्रेन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है ना? रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, देखिए यूक्रेन बहुत अधिक आबादी और बहुत अधिक पावर वाला देश यूक्रेन नहीं है, लेकिन रूस बहुत अधिक शक्तिशाली देश है। रूस अमेरिका को टक्कर देने वाला देश है, लेकिन फिर भी यूक्रेन जो है रूस के सामने टिके हुए है। क्यों? इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट कर रहा है, यही कारण है। समझ गए? तो जो है, मेरा अपना मानना है, अपने बदौलत लड़िए, दूसरे से सहारा लेकर के लड़ने का कोई मतलब ना है। समझ गए? और अगर हमको लगता है अपने बदौलत लड़ता यूक्रेन, तो यूक्रेन फिर हार जाता। समझ गए? और देखिए, एगो बात बता देते हैं, जितना बड़ा दोगला देश अमेरिका है, उतना दोगला देश कोई नहीं है। कब वो आपका साथ छोड़ देगा कहना मुश्किल है। समझ गए? जैसे अभी अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है, नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अपने बर्बाद हो गया है। बर्बाद लोग को कौन साथ देता है? कोई नहीं देता है। भारत आगे बढ़ रहा है, तो अभी भारत और अमेरिका के बीच संबंध कितना बेहतर है। एक बार राहुल गांधी जाता है अमेरिका, पीछे से मोदी जी चले जाते हैं, तो संबंध बेहतर है तब ना। हमेशा याद रखिए, भारत पाकिस्तान अमेरिका के उदाहरण से समझिए आप, भारत उगता हुआ देश है और पाकिस्तान डूबता हुआ देश है। उगते हुए सूरज को हर कोई नमस्कार करता है, डूबते हुए सूरज को कोई नहीं। कभी कभी छठ में होता है, कभी कभी, तो वो खास ओकेजन में ना होता है, वो तो अपवाद है, तो उसका मतलब थोड़े है। तो इसलिए अपने आप को उभारिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। और देखिए, फाउंडेशन बैच में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं वो इंटर करके आए होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, या हो सकता है ग्रेजुएशन हो भी गया होगा, लेकिन अधिकतर इंटरमीडिएट पास करके ग्रेजुएशन कर रहे छात्र ही फाउंडेशन बैच में आते हैं सामान्य तौर पर। बिहार पुलिस की 21,391 पोस्ट की वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी से आप अवगत हैं, हाँ या ना? हाँ। मैक्सिमम लोग इसका फॉर्म गिराएंगे। कितने लोग फॉर्म गिराएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, मैक्सिमम लोग फॉर्म गिराएंगे। और देखिए, फॉर्म गिराने से मतलब ना है, फॉर्म हमको लगता है 8-10 लाख फॉर्म तो गिरेगा, उससे ज्यादा हो सकता है।
ठीक है, तो फॉर्म लाखों में गिरेगा, लेकिन रिजल्ट 21,391 का ही होगा। तो फॉर्म गिराना बड़ी बात न है, जैसे दोस्ती करना बड़ी बात नहीं है, दोस्ती निभाना बड़ी बात है। उसी प्रकार से हल्ला नहीं, उसी प्रकार से फॉर्म गिराना बड़ी बात न है, रिजल्ट लेना बड़ी बात है, समझे। और रिजल्ट में भी फाइनल रिजल्ट लेना बड़ी बात है, समझे। तो बिहार पुलिस का फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो आपके दिलो दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि हमें रिजल्ट लेना है और इसी बार लेना है, ये आपके भीतर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इस मानसिकता को आप अपने अंदर डेवलप कीजिए। अब उसमें एक परीक्षा होता है, परीक्षा में पास किए तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। परीक्षा मात्र सिर्फ पास करना होता है, मेरिट में मेरिट फिजिकल के ऊपर निर्भर करता है। आप जितने भी छात्र हमारे पास पढ़ रहे हैं, बिहार पुलिस का बैच आ रहा है, वहां पर गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, आप फाउंडेशन बैच करते रहे। अगर आपने पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ लिया है तो आपको बिहार पुलिस बैच करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरा फाउंडेशन बैच नहीं पढ़ा है तब आप बिहार पुलिस का बैच कीजिए। बैच कमिंग सून है, बहुत जल्दी आने वाला है। अभी डेट 1 सप्ताह के भीतर बैच आएगा तो उसके साथ टाइम भी आ जाएगा। डेट और टाइम दोनों अनाउंसमेंट 2 से 3 दिन के भीतर हम आपको कर देंगे। और रविवार को सेमिनार हुआ था, पता है, उसका वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं ना, तो उसमें बहुत बात बताए हैं। ऐसे बैच में आइएगा तो वहां पर भी बात बताएंगे। जिस आधार पर तैयारी करके हम 3 माह में रिजल्ट लिए थे बिहार पुलिस का, उसी आधार पर हम आपको तैयारी भी करवाएंगे। क्वेश्चन बैंक को आधार बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। और रिजल्ट के लिए, रिटेन रिजल्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है, आप फिजिकल करना शुरू कीजिए, क्योंकि मेरिट फिजिकल पर ही बनेगा। अगर आप चाहते हैं इस बार ही आपका नैया पार लग जाए तो फिर आप फिजिकल पे ध्यान दीजिए। फिजिकल कीजिए मन से, समझ गए, फिजिकल मन से कीजिए। रिटेन रिजल्ट हम आपको दिलवा देंगे, आप विश्वास रखिए, समझ गए। तो ये चीज ताली नहीं बजाना है, बस रिजल्ट हो जाएगा तो आकर के सिर्फ कंफर्म कर दीजिएगा। आइएगा भी तो मिठाई उठाई लेके नहीं आना है, ठीक है, ऐसे आना है। होगा, रिजल्ट होगा, काहे टेंशन लेते हैं। चलिए, तो उसके लिए जो है, जब तक बैच नहीं आता है तब तक आप डेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। दोपहर में 12 से 2:30 के बीच जो होता है, या शाम में 7 से 9:30 के बीच जो होता है, दोनों में से कोई भी एक टेस्ट आप ज्वाइन कर लीजिए, बेहतर होगा। जब तक बैच नहीं आता है, बैच आएगा तो सब चीज पढ़ाएंगे हम आपको। बिहार पुलिस में देखिए, मैथ भी पूछता है, रीजनिंग भी पूछता है, जीएस भी पूछता है, हिंदी भी पूछता है, अंग्रेजी भी पूछता है, लेकिन ज्यादा जीएस पूछता है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ही 5-5-5 करके पूछता है। 5 को हिंदी पूछेगा, 5 को इंग्लिश पूछेगा, कभी 10 भी कर देता है। तो एक रेशियो हम बोल रहे हैं, समझ गए। और क्वेश्चन बैंक भी जो है, क्वेश्चन बैंक पे काम जो है वार बेसिस पे चल रहा है। बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक पर बहुत पहले काम किए हुए थे, लेकिन उसमें करेक्शन फोरेक्शन नहीं हुआ था, तो करेक्शन नहीं हुआ था, उसमें वार बेसिस पे काम करवा रहे हैं टाइपिस्ट से। बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक बहुत जल्द आने वाला है। और हमारा जो काम होता है, हम लोग का काम बड़ी यूनिक होता है। हम लोगों का ऐसा काम होता है कि पूरा मार्केट उसको कॉपी करता है, समझ गए। देखिए, जिस आधार पर हम क्वेश्चन बैंक निकाले हैं, हमारे क्वेश्चन बैंक निकालने से पहले मार्केट में बिहार दरोगा का बहुत सारा क्वेश्चन बैंक था, लेकिन जो हमारा कंसेप्ट था उस आधार पे नहीं था। लेकिन जैसे ही हम अपने कंसेप्ट को मार्केट में दिए, उस कंसेप्ट को अब आज के लोग चोरी करने लगे हैं। मैक्सिमम लोग चोरी कर रहे हैं, हमारा ही कंटेंट उठा करके डाल रहा है, हमारा ओरिजिनल अपना काम किया हुआ कंटेंट है। लोग उसी में जो है थोड़ा बहुत नमक मसाला मिर्च मिला करके परोस दे रहा है आपके सामने। और देखिए, कुछ लोग मार्केटिंग करते हैं, उनको मार्केटिंग ही करना है, और बहुत कम लोग हैं जो आपके रिजल्ट के लिए काम करता है। और हम आपको भरोसा देते हैं,
हम वैसे टीचरों में से हैं जो आपके रिजल्ट के लिए काम करते हैं। हर वैकेंसी में मैक्सिमम रिजल्ट आपके संस्थान से होता है। बहुत सारा रिजल्ट तो हम आपको दिखाते भी नहीं है, समझ गए। तो मैक्सिमम रिजल्ट आपके संस्थान से होता है, आप पता कर लीजिएगा। पटना में रिजल्ट का मतलब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माना जाता है, आप पता कर लीजिएगा। तो बिहार पुलिस में भी देखिए, अभी तो फॉर्मे भराई शुरू हुआ है, आज 20 तारीख है, आज से फॉर्म भराई शुरू हुआ है ना। अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट से पहले अगर मेरा विद्यार्थी फिजिकल निकाल ले तो सबसे ज्यादा रिजल्ट बिहार पुलिस का आपको आपके अपने संस्थान से होगा। हम लिख करके ये बात दे सकते हैं आपको, लेकिन शर्त यही है फिजिकल निकाल ले। परीक्षा के लिए चिंता मत कीजिए, समझे। फिजिकल पे आप लोग ध्यान दीजिए, रिटेन की जिम्मेवारी हमारी है। हम जिम्मेवारी लेते हैं आपके रिटेन एग्जाम की। रिटेन निकलेगा और ऑन मेरिट निकलेगा, समझे। हमको पता है कैसे रिटेन निकलता है, क्लियर है। चलिए अब लिखिए गेहूं के विषय में। लिखिए गेहूं, यह एक गेहूं डैश देकर लिखिएगा। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। ट्रिटिकम एस्टिवम है, देखिए दिखाई दे रहा है। ट्रिटिकम एस्टिवम है, हट गए हम। ट्रिटिकम एस्टिवम है, फुल स्टॉप लिख लिए। इस फसल के उत्पादन के लिए सबसे आदर्श दोमट मिट्टी और चारनोजम मिट्टी को माना जाता है। इस फसल के उत्पादन के लिए सबसे आदर्श दोमट मिट्टी और चारनोजम मिट्टी को माना जाता है। दोमट मिट्टी और चारनोजम मिट्टी को माना जाता है। दोमट मिट्टी और चारनोजम मिट्टी को माना जाता है, फुल स्टॉप। उसी में इस फसल के उत्पादन के लिए तापमान इस फसल के उत्पादन के लिए तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। इस फसल के उत्पादन के लिए तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। गेहूं के बुआई के समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस। गेहूं के बुआई के लिए तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस। गेहूं के बुआई के लिए तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, कोमा। वृद्धि के समय तापमान वृद्धि के समय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। और कटाई के समय तापमान
और कटाई के समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। और कटाई के समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। इसके लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। वहीं विश्व में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, वहीं विश्व में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश, सॉरी राज्य नहीं देश, वहीं विश्व में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। वहीं विश्व में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। फुल स्टॉप। जानते हैं गेहूं से कार्बोहाइड्रेट की भी प्राप्ति होती है, एगो प्रोटीन की भी प्राप्ति होती है। हाँ प्रोटीन होता है, ज्यादा नहीं होता है महाराज, 7-8% प्रोटीन होता है, ज्यादा होता है। गेहूं में जब ज्यादा प्रोटीन होता तो लोग प्रोटीन के लिए दूध, दाल क्यों खाता, दूध क्यों खाता, समझ गए। तो 7-8% प्रोटीन होता है। और जानते हैं गेहूं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम है ग्लूटेन प्रोटीन। ग्लूटेन प्रोटीन। तो नीचे से ई पॉइंट भी लिखिएगा। गेहूं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे ग्लूटेन प्रोटीन कहा जाता है। ग्लूटेन। गेहूं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, गेहूं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, गेहूं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे ग्लूटेन प्रोटीन कहा जाता है। गेहूं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे ग्लूटेन प्रोटीन कहा जाता है। गेहूं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे ग्लूटेन प्रोटीन कहा जाता है, जिसे ग्लूटेन प्रोटीन कहा जाता है। जानते हैं, एगो बात बताते हैं आपके जीवन के लिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, ज्यादा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो रोटी खाइए ज्यादा। देखिए चावल में क्या होता है, जैसे मेरा शरीर फेंक दिया है ना, तो ये चावल के कारण है, समझे। और जो लोग रोटी खाता है उसका शरीर इंटरनली बहुत स्ट्रांग होता है। तो प्रयास ये कीजिए जितना अधिक से अधिक रोटी खाए उतना ज्यादा बेहतर है। अब बनाने में तो कष्ट है ये ना है, तो इसीलिए ना कि जल्दी सफल हो जाइए, नौकरी कर लीजिए,
जल्दी शादी ब्याह हो जाएगा, फिर बना कर देने वाली आ जाएगी, बना के देगी, खाइएगा, या फिर शादी ब्याह नहीं कीजिएगा तो पैसा रहेगा, अच्छे होटल में जाके खाइए रोटी बैठ करके आराम से, समझे। अरे हमको जो है ना रोटी पचबे नहीं करता है, जब तक हम चावल नहीं खाएंगे हमको संतुष्टि नहीं मिलता, समझ गए। और हमारा अपना मानना है सेटिस्फेक्शन जरूरी है, समझ गए, तो इसलिए हम चावल ज्यादा खाते हैं, और कोई बात ना है, ठीक है। चलिए ऐसे रोटी खाने पर आप लोग जोड़ दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। चलिए अब सुनिएगा, अब नीचे से लिखिए, नीचे से लिखिएगा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। गेहूं में होने वाला प्रमुख रोग, गेहूं में होने वाला प्रमुख रोग करनाल बंट रोग और रस्ट रोग है। बोर्ड पे लिख दिए हैं, गेहूं में होने वाला प्रमुख रोग करनाल बंट रोग और रस्ट रोग है। गेहूं में होने वाला प्रमुख रोग करनाल बंट रोग और रस्ट रोग है, रस्ट रोग है। नेक्स्ट पॉइंट सोनालिका, नेक्स्ट पॉइंट सोनालिका कोमा कल्याण सोना, कल्याण सोना, सोनालिका कोमा कल्याण सोना, कल्याण सोना कोमा राज 3077, राज 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 3077, राज 3077, राज 3077, अर्जुन, अर्जुन इत्यादि, इत्यादि गेहूं के प्रमुख किस्म है, इत्यादि गेहूं के प्रमुख किस्म है। गेहूं का सबसे बड़ा मंडी कहां है जानते हैं? मंडी, मंडी, मंडी का मतलब समझते हैं जी? मंडी जैसे ये हाट एक प्रकार का मंडी है ना है जी, और सब्जी मंडी है ना जी, सब्जी मंडी है, यहां पर सब्जी जो है सबसे ज्यादा मिलता है। हाँ, केला मंडी में केला मिलता है, बकरी मंडी में बकरी मिलता है, मिलता है ना जी। आगे बकरीद है ना जी, आगे बकरीद है, हमको लगता है बकरीद, कब है? 29 को, हाँ है बकरीद है। देखिए जो मुस्लिम छात्र हैं उनके यहाँ बकरी कटता है तो ला करके दीजिएगा, हम खाते हैं, समझे। तो पहले बोल दिए हैं, समझे। बहुत सारा विद्यार्थी देता है, पिछले साल भी दिया है, तो अरे वही बकरी खस्सी तो बकरीद है जो है मुस्लिम समाज से, बकरी कटेगा ला के दीजिएगा हमको, समझे। नहीं तो अगर घर जाइएगा तो घर से बना के लाइएगा, क्लियर। हाँ चलिए अब सुनिए आगे है। हाँ मंडी, मंडी का मतलब बाजार, जैसे बकरी मंडी है बकरी का बाजार, सब्जी मंडी है सब्जी का बहुत बड़ा बाजार, केला मंडी है केला का बहुत बड़ा बाजार। तो गेहूं का सबसे बड़ा मंडी, आपसे पूछा जाता है ये प्रश्न कि गेहूं का सबसे बड़ा मंडी कहां है, तो गेहूं का सबसे बड़ा मंडी है कनाडा। कनाडा का एक शहर है विनीपेग, कनाडा का एक शहर कौन है? विनीपेग। कनाडा के विनीपेग शहर में गेहूं का सबसे बड़ा मंडी है। तो नीचे से लिखिएगा, गेहूं का सबसे बड़ा मंडी गेहूं का सबसे बड़ा मंडी कनाडा के विनीपेग शहर में स्थित है, कनाडा के विनीपेग शहर में स्थित है। लिखना पड़ेगा, हे भगवान, कनाडा के विनीपेग शहर।
गेहूं का सबसे बड़ा मंडी कनाडा के विनिपेग शहर में स्थित है। कनाडा के विनिपेग शहर में स्थित है। यूक्रेन को रोटी की डलिया कहा जाता है। गेहूं का उत्पादन अच्छा खासा होता है इसलिए। तो नीचे से एक पॉइंट और लिखिए, यूक्रेन को रोटी की डलिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूक्रेन को रोटी की डलिया कहा जाता है। यूक्रेन को रोटी की डलिया, रोटी की डलिया, हे भगवान, डलिया, 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 रोटी की डलिया, यूक्रेन को रोटी की डलिया कहा जाता है। अब देखिए एगो बात सुनिए, प्रेयरी घास का मैदान आपने सुना है? यूएसए और कनाडा में है। प्रेयरी घास का मैदान है यूएसए और कनाडा। देखिए यहां पर है, यहां पर यूएसए कनाडा है। यूएसए और कनाडा में प्रेयरी घास का मैदान है। कौन घास का मैदान है? प्रेयरी। और अर्जेंटीना यहां पर है, और अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है। पंपास घास का मैदान है। देखिए यूएसए और कनाडा में जो प्रेयरी घास का मैदान है, यह प्रेयरी घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और अर्जेंटीना में जो पंपास घास का मैदान है, यह भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यह जो पंपास घास का मैदानी क्षेत्र अर्जेंटीना में है और प्रेयरी घास का मैदान यूएसए कनाडा में है, इन क्षेत्रों में गेहूं का अच्छा खासा उत्पादन होता है। और इसलिए घास के मैदान के संदर्भ में भी आपसे पूछा जाता है, घास के मैदान के संदर्भ में भी आपसे पूछा जाता है। और यह पूछा जाता है किस घास के मैदान को रोटी की डलिया कहते हैं। तो प्रेयरी घास के मैदान को भी रोटी की डलिया कहते हैं, और पंपास घास के मैदान को भी रोटी की डलिया कहते हैं, क्योंकि दोनों घास के मैदानी क्षेत्र में गेहूं का अच्छा खासा उत्पादन होता है। और इन घास के मैदानी क्षेत्रों में गेहूं के अच्छे खासे उत्पादन का कारण क्या है? तो कारण है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पाया जाना। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पाया जाना। जैसे देखिए, आप सुनते होंगे, हर लोग कहता होगा, आपके सीनियर जूनियर सब कहता होगा, अच्छे लोगों के संसर्ग में रहिए, पढ़ने वाले लोगों के संसर्ग में रहिए। पढ़ने वाले लोगों के संसर्ग में रहिएगा, नहीं भी पढ़ने वाले हैं फिर भी पढ़ लीजिएगा। तो संगत जो होता है ना, वातावरण जो होता है ना, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यानी गेहूं के उपजने के लिए जो सिचुएशन होनी चाहिए वो सिचुएशन मिलता है, तो गेहूं अच्छा खासा उपजता है। समझ गए? तो ये चीज है। तो संगत अच्छा होना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, पढ़ने लिखने वाले लोगों के साथ रहिए। अगर पार्टनर पढ़ने लिखने वाला नहीं है, कितना भी घनिष्ठ मित्र है, उसको छोड़िए, क्योंकि आपके लिए आपके कैरियर से बड़ा आपका दोस्त नहीं हो सकता है, आपका कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कैरियर फर्स्ट, सेकेंड में कुछ। जब नौकरी लग जाएगा तो उसी दोस्त को बुला के बैठा के खिलाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक नहीं लगता है तो इन चीजों से आप बचिए, नहीं तो फिर अगर बेरोजगार रह गए, दोस्तों ने पूछने के लिए आएगा। समझे? लिखिए, अब लिखिए, प्रेयरी है, लिखिए ना, प्रेयरी और प्रेयरी और पंपास, प्रेयरी और पंपास, प्रेयरी और पंपास, प्रेयरी और पंपास नामक शीतोष्ण कटिबंधीय, प्रेयरी और पंपास नामक शीतोष्ण कटिबंधीय प्रेयरी और पंपास नामक शीतोष्ण कटिबंधीय
घास के मैदान को रोटी की डलिया कहा जाता है। रोटी की डलिया कहा जाता है। रोटी की डलिया कहा जाता है। यहां पर एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, वह यह, अगर देश के संदर्भ में पूछेगा किस देश को रोटी की डलिया कहा जाता है तो यूक्रेन। यूक्रेन। अगर घास के मैदान के संदर्भ में पूछेगा तो प्रेयरी और पंपास। प्रेयरी और, अब देखिए धान वाला याद करवा दिए थे ना, अब गेहूं बता दिए, लिखा दिए, समझा दिए। अब एक बार गेहूं पढ़िए, याद करवा देते हैं, फिर छोड़ देंगे। बस गेहूं पढ़ लीजिए, याद करवा देंगे, फिर छोड़ देंगे। गेहूं पढ़िए पूरा। और जो लड़का को मारे हैं वो मिल के जाइएगा, नहीं तो फिर हम रात में सो नहीं पाएंगे। महाराज आप हमसे 2 मिनट बात कर लीजिएगा तब जाइएगा। कोई बात दिमाग में बैठ जाता है, बड़ी अफसोस होता है बाद में। फिलहाल मार लिए लेकिन बाद में अफसोस हुआ, नहीं मारना चाहिए। मारने के ठीक 1 मिनट बाद अफसोस होने लगा। तो आप हमसे मिल के जाइएगा ताकि मेरा भी मन हल्का हो जाए, आपका भी मन हल्का हो जाए। पढ़ लिए? हाँ, आइएगा। दीजिए कॉपी, दीजिए तो हीरो। बताइए, गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं किस जलवायु की फसल? गेहूं का वैज्ञानिक नाम? वैज्ञानिक नाम? गेहूं के उत्पादन के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 डिग्री से। बुआई के समय? बुआई के समय? वृद्धि के समय? कटाई के समय? वर्षा कितना सेंटीमीटर? वर्षा और मिट्टी? मिट्टी दोमट। और कौन प्रकार का प्रोटीन होता है गेहूं में? कौन प्रकार का प्रोटीन? गेहूं में होने वाला प्रमुख रोग? गेहूं में होने वाला प्रमुख रोग? गेहूं का सबसे बड़ा मंडी है, सबसे बड़ा मंडी। किस घास के मैदान को रोटी की डलिया कहते हैं? आए, किस घास के मैदान को रोटी की डलिया? किस देश को रोटी की डलिया? आए, कल्याण सोना, सोनालिका, राज 3077, अर्जुन। किसका किस्म है? किसका किस्म है? भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन राज्य करता? आए, भारत में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन राज्य करता है? उत्तर। विश्व में? विश्व में? क्लियर। जितना लिखा है बताइए, याद हो गया ना? इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। और जिसको मारे थे वो मिल के जाइएगा। मारेंगे नहीं, आपसे बात करेंगे महाराज, आप डरिएगा नहीं कि